अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 110 जिस गांव जाना नहीं। मारिया के घर में अंदर हॉल में और कोई नहीं बल्कि लैला बैठी हुई थी, जिसे देखकर सुजॉय चौंक सा गया था। उसने जैसे ही कदम अंदर रखे वैसे ही सामने सोफे पर बैठी लैला की नजर भी उसकी तरफ उठी। दोनों की नजरें मिली तो दोनों ने ही एक दूसरे से नजरें चुरा ली। लैला भी उसे यहाँ देखकर उतनी ही हैरान थी जितना कि सुजॉय। वो जैसे ही आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठा तो लैला ने धीरे से मुस्कुराते हुए हेलो कहा और फिर नजरें झुका ली। तभी मारिया भी उनके साथ बैठते हुए बोली, पता है सुजॉय सर, लैला मैम यहाँ हमारी यूनियन के फंड में 2 लाख का चेक डोनेट करने आई है। मारिया के मुंह से ये बात सुनकर सुजॉय हैरान रह गया। 2 लाख? ये लड़की भी अजीब है, जितना कमाती नहीं है उतना दूसरों पर ही लुटाती जा रही है। पहले मुझे उतने रुपए वापस कर दिए और अब 2 लाख रुपए इधर। आखिर पार्थो ने इसे कितना पे कर दिया जो इस तरह से हर किसी को पैसे दिए जा रही है। सुजॉय ने मन ही मन में सोचा, फिर लैला पर एक नजर डालकर सामने टेबल पर रखा हुआ चेक उठाते हुए बोला, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने चेक उठाते हुए सबसे पहले नीचे किए हुए सिग्नेचर पर नजर डाली और वहां लिखा नाम देखकर चौंक गया। चंद्रा? ये चंद्रा कौन है? लैला को पहले ही एहसास हो चुका था कि सुजॉय उससे यही सवाल करेगा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, चंद्रा साहब हमारी फिल्म दिल का क्या करे के प्रोड्यूसर हैं। मैंने उनसे सिने एम्प्लॉय यूनियन के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे एक ही बार में 2 लाख का चेक काट कर दे दिया। इस बात पर सुजॉय ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। लैला उन नजरों का मतलब खूब समझती थी। तभी मारिया ने कहा, लैला मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी दूर शूटिंग पर भी गई तो भी आपने हमारे बारे में सोचना नहीं छोड़ा। पता नहीं हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे। तब लैला ने हंसते हुए कहा, अपने हाथों की मेरी फेवरेट अदरक इलायची वाली चाय पिलाकर। जबकि सुजॉय उनकी बातें सुनने के बजाय एक अलग ही दुनिया में खो चुका था। ऐसा कौन सा दानवीर होगा जिसने इतनी बड़ी रकम इसे एक ही बार में दे दी? सवाल तो बस यही है कि आखिर इस 2 लाख के बदले लैला ने उनसे कौन सा फेवर लिया होगा। सोचते हुए सुजॉय का दिमाग एक बार फिर से लैला को लेकर उसी डायरेक्शन में चला जा रहा था। वो हर बार उसकी चरित्रहीन वाली इमेज अपने दिमाग से मिटाने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार लैला की कोई ना कोई बात, कोई ना कोई हरकत उसे फिर से वहीं पर ले आती थी कि लैला की पर्सनालिटी में कोई ना कोई तो झोल है। मारिया चाय बनाने चली गई तो सुजॉय ने अपनी सारी सोचों की लगाम कसते हुए लैला से पूछा, वैसे कब आई तुम शिमला से और शूटिंग कैसी रही? लैला उसके सवाल सुनकर चौंक गई। ये मिस्टर खड़ूस आज मुझसे इतने पोलाइट होकर बात कैसे कर रहे हैं? मन ही मन सोचते हुए लैला ने जवाब दिया, मुझे आए हुए 4 दिन हो गए। अच्छी रही शूटिंग, अब बाकी तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ सो तो है, सुजॉय ने धीरे से कहा, फिर जैसे याद करते हुए बोला, आज दिव्या का प्लास्टर भी खुलने वाला है। इनफैक्ट मैं तो अभी उधर ही जा रहा था, फिर डैड के कहने पर इधर आया हूं। तब लैला ने पूछा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, तो हमारी शूटिंग कब से शुरू होगी? मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके हम बाकी के बचे हुए सीन शूट कर लें और पार्थो की फिल्म से पहले ही अपनी फिल्म रिलीज कर लें। सुजॉय ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन सुजॉय के बात करने का इतना फ्रेंडली अंदाज देखकर लैला अब तक हैरान थी। उसे सुजॉय की झिड़कियों से लेकर इल्जाम तक सहने की आदत थी और अब वही सुजॉय उसके सामने बैठा उससे इस तरह बातें कर रहा था जैसे कि उन दोनों के बीच हमेशा से सब कुछ नॉर्मल था। कुछ ही देर में मारिया चाय ले आई तो फिर दोनों ने चाय पी और मारिया सुजॉय के साथ मानसिंह के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। उन्हें निकलते हुए देखकर लैला भी उठते हुए बोली, वैसे तो मुझे आपसे कुछ और जरूरी बातें करनी थी, लेकिन अभी मुझे चलना चाहिए। मैं आपसे कॉल पर बात करती हूँ। तब मारिया ने मेन गेट खोलते हुए कहा, जरूर,
मैं फ्री होकर कॉल करूंगी आपको। तीनों साथ में बाहर निकले। सुजॉय की कार बीच रास्ते में खड़े होने की वजह से लैला उनके जाने के बाद ही निकल सकती थी। मारिया तो आगे बढ़ गई थी, लेकिन बीच में सुजॉय के होने से लैला को भी रुकना पड़ गया। तभी सुजॉय ने आगे बढ़ चुकी मारिया से कहा, 1 मिनट, मैं वो ज्वेलरी बॉक्स निकाल लेता हूँ। कहकर उसने ड्राइविंग सीट की दूसरी तरफ वाला दरवाजा खोला और डैशबोर्ड के अंदर से वो बॉक्स निकालने लगा। लेकिन जैसे ही उसने डैशबोर्ड बंद किया, उसके ठीक ऊपर रखी मैगजीन नीचे गिरने को हुई। सुजॉय ने उसे जैसे ही गिरने से रोकना चाहा, उसके हाथ से ठोकर लगकर वो मैगजीन सीधे बाहर गिर पड़ी, और वो भी ठीक लैला के पैरों के पास। लैला ने झुककर उसे उठाना चाहा तो चौंक सी गई। ये तो वही मैगजीन है, लेकिन ये सुजॉय सर के पास क्या कर रही है? लैला ने वो मैगजीन उठाई और सुजॉय को वापस देते हुए बोली, वैसे हैरत की बात है, ये देखने के बाद भी आपने हमेशा की तरह ना तो मुझसे कोई सवाल किया और ना ही मुझ पर कोई इल्जाम लगाया। उसकी बात सुनकर सुजॉय ने उसके हाथ से वो मैगजीन लेते हुए कहा, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि जिस गांव नहीं जाना होता उसके कोस नहीं गिना करते। वैसे भी अब मेरे लिए दूसरों की जिंदगी को डिस्कस करने की बजाय अपनी जिंदगी में हो रही चीजों को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कहकर उसने मैगजीन वापस अंदर रखी और फिर कार लॉक करके मारिया के पीछे पीछे चल दिया। लैला ने गहरी सांस ली और वो भी टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गई। टैक्सी में बैठकर भी वो एक बार फिर से उस तस्वीर के बारे में सोचने लगी थी, और उस तस्वीर के साथ साथ कबीर के ख्यालों का झोंका भी बेसाख्ता मन में दाखिल हो गया था। जिस तरह उनके मिलने से लेकर अब तक कबीर उसे सपोर्ट करता आया था, उसका ख्याल रखता आया था, खुद उसके मन में भी कबीर के लिए बेइंतहा प्यार पनप चुका था। उसके बाद अब इस मोड़ पर आकर एकदम से उसके बारे में सोचना छोड़ देना मुमकिन तो नहीं था। उसने सीट की बैक से सिर टिकाकर खुद को तसल्ली देते हुए मन ही मन में कहा, सुजॉय साहब सही तो कह रहे थे, जिस गांव नहीं जाना होता उसके कोस नहीं गिना करते। मेरे लिए खुश होने की बात यह है कि मैं सही वक्त पर अपने पैर पीछे करके लौट आई, वरना शायद कबीर सर से प्यार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती मुझे। तभी मन ने जैसे पलट कर उससे सवाल किया, पैर पीछे कर लेने से क्या प्यार खत्म हो जाता है? लैला के पास अपने मन में इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दिव्या मेघा के साथ जाकर प्लास्टर हटवा चुकी थी। डॉक्टर ने कुछ प्रिकॉशन के साथ उसे धीरे धीरे नॉर्मली चलने फिरने के लिए कह दिया था। पार्थो हॉस्पिटल से ही उनके साथ घर आ गया था। मेघा की जुबानी दिव्या को वहां के बारे में सारी बातें मालूम हो चुकी थी। इसीलिए जैसे ही पार्थो उसे अकेले में मिला, दिव्या ने कहा, मैंने सुना वहां तुम भी मौके तलाश रहे थे। ये बात सुनकर पार्थो ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी चमची को कहना कि ज्यादा मुखबरी सही नहीं होती। वो तो मैंने उसे बचा लिया, वरना भी कबीर से निपटती रहती। मुझे तो तुम औरतों के शातिरपन पर हैरत होती है। भगवान ने तुम लोगों को बना तो दिया, लेकिन मुझे ना पक्का यकीन है कि कई बार तुम लोगों की चालबाजियां देखकर वो भी हैरत में पड़ जाता होगा। उसकी बात सुनकर दिव्या ने बगैर बुरा मानते हुए एक जबरदस्त सा ठहाका लगाया और फिर बोली, मैं ना इसे तारीफ के तौर पर ले रही हूँ, इसीलिए मुझे खुशी हो रही है। लेकिन पार्थो ने उसे लगभग घूरते हुए कहा, देखो मैं अभी भी समझा रहा हूँ, अभी अभी ठीक हुई हो, फिर से कोई नई मुसीबत मोल मत लेना। अभी रिवेंज वगैरह के चक्कर छोड़कर अपने काम पर कंसंट्रेट करो, तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। वरना यही तेजी दिखाने के चक्कर में चंद्रा साहब को बैठे बिठाए 2 लाख का चूना लग गया। ये सुनते ही जैसे दिव्या चौंक सी गई। उसने एकदम क्यूरियस होते हुए पूछा, 2 लाख रुपए? वो भला किस लिए? तब पार्थो ने उसे पूरी बात कह सुनाई। सब सुनते ही दिव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट बिखर गई थी। लैला मारिया के यहां से निकलकर अम्मा के यहां आ गई थी। अम्मा उसे यूं अचानक से देखकर बौखला सी गई थी। कभी उसे पानी का ग्लास बढ़ाती तो कभी उसके लिए वड़ा पाव बनाने लगी। लैला उन्हें ऐसे परेशान होता देखकर बोली, अम्मा मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आई हूं।
इसीलिए ये सब छोड़कर मेरे पास बैठो आप। कहते हुए उसने अम्मा का हाथ पकड़कर अपने पास अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिठाया और अपने साथ लाया पैकेट उन्हें थमाती हुई बोली, ये आपके लिए। अम्मा ने भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और पैकेट थामते हुए बोली, क्या है इसमें? वैसे इन सब की क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो यही काफी है कि मेरी बेटी अपनी अम्मा से मिलने अब भी आ जाती है। मुझे भुलाया नहीं उसने। ये सुनते ही लैला ने एकदम से अम्मा को गले लगाते हुए कहा, मुझे नहीं पता अम्मा कि मैं कैसी बेटी हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप मेरी अम्मा जैसी नहीं, अम्मा ही हो। कहते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। बंद आंखों से पलकों का बांध तोड़कर कुछ आंसू बेसाख्ता बह निकले थे और लैला की मूंदी पलकों के स्क्रीन पर उसकी मां की तस्वीर उभर आई और कानों में पिघले शीशे जैसा उनका लहजा जो उन्होंने नंदराय के सामने कहा था। अम्मा ने जब उसे रोता हुआ महसूस किया तो उसे धीरे से खुद से अलग करती हुई बोली, बस बस, इतने दिनों बाद मिले हैं, अब रोना धोना नहीं करना हमें। कहकर अम्मा ने उसके आंसू पोंछे। तब लैला ने कहा, इसमें ना अम्मा आपके लिए शिमला के सेब हैं और आपके लिए आपके फेवरेट कलर की साड़ी। ये सुनकर अम्मा ने उसके सिर से अपना सिर टिकाते हुए कहा, अच्छा, जब मैं अगली बार आपके घर आऊंगी ना तो यही साड़ी पहनकर आऊंगी। कहते हुए वो उठी और फिर से लैला के खाने पीने का इंतजाम करने लगी। सुजॉय जब दिव्या के यहाँ पहुंचा तो पार्थो वहां से जा चुका था। दिव्या ने उसे देखकर कहा, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। तब सुजॉय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर नहीं आता तो तुम्हें शिकायत होती कि एक बारी हाल भी पूछने नहीं आया। वैसे क्या कहा डॉक्टर ने? और उससे भी जरूरी सवाल कि तुम्हें खुद से कैसा महसूस हो रहा है? तब दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर ने कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं, वो फॉलो करते हुए काम कर सकती हूँ। दैट्स गुड। तो हम 1-2 दिनों में बची हुई शूटिंग के लिए फिर से प्लान कर लेते हैं, क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो मैं सोच रहा था कि दिवाली पर ही रिलीज करते हैं, हमें काफी फायदा मिल सकता है इसका। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि पार्थो भी लैला वाली फिल्म उसी दौरान रिलीज करने वाला है। तब सुजॉय ने कुछ झुंझुलाते हुए कहा, लेकिन पार्थो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से मेरी फिल्म होल्ड पर चली गई थी, तो ऐसे में वो ये कैसे कर सकता है? दिव्या को सुजॉय का ऐसे रिएक्ट करना कुछ अजीब सी खुशी दे गया था। उसके शैतानी दिमाग में एक बार फिर से कुछ कुछ आइडियाज आने लगे थे। उसने सुजॉय को पिन देते हुए कहा, लेकिन सुजॉय, तुम्हें शायद पता न हो कि लैला की वजह से उस फिल्म के प्रोड्यूसर को ऑलरेडी 2 लाख का नुकसान हो चुका है। इसीलिए पार्थो ये चाह रहा था कि फेस्टिव सीजन में फिल्म रिलीज करने का कुछ एक्स्ट्रा फायदा उसे मिल सके। 2 लाख का आंकड़ा सुनकर सुजॉय का माथा ठनक सा गया। अभी अभी वो मारिया के यहाँ जो चेक देखकर आया था वो भी तो 2 लाख का ही था। उसने कुछ कंफ्यूज लहजे में पूछा, 2 लाख का चूना? वो कैसे? तब दिव्या ने उसे बताया, अब पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पार्थो और मेघा से पता चला तो उसके मुताबिक चंद्रा लैला का फायदा उठाना चाह रहा था, तो बदले में लैला ने उसे 2 लाख के चेक पर साइन करवा लिया। ये सुनते ही सुजॉय की भवें सिकुड़ सी गईं। दिव्या ने जानबूझकर इतने गोलमोल तरीके से बात रखी कि सुजॉय के दिल में शक उतर आया। गुस्से से उसकी आंखें जलने लगी थी। उसने अपने कसे हुए जबड़ों को किसी तरह से नॉर्मल किया, क्योंकि दिव्या की बातें उसे लैला पर गुस्सा तो दिला रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे दिव्या की सारी करतूत भी याद आ गई थी। आज उसकी पहली फिल्म में ही इतनी अड़चने दिव्या और मेघा की साजिश की वजह से ही तो आई थी। फिर वो उनकी वो बात भूलकर अभी इस बात पर कैसे यकीन कर सकता था? उसके दिलो दिमाग में अब भी कई तरह के ख्यालों की आंधी चल रही थी। वहीं चोर नजरों से उसके एक्सप्रेशंस नोट करती दिव्या के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। क्या सुजॉय के दिल में लैला के लिए
फिर से पैदा होगी नफरतें। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।